कहीं ना कहीं जाकर उसके नागरिकों की कमजोरियों और बुराइयों का एक रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोष भी हमारा है और उस दोष के ऊपर हावी होने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हाल के दिनों में बहुत सी सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके फेलियर होने की बात आई थी, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हुए हैं उससे कुछ उम्मीद बंधी है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ही इस मुल्क को बचाने का एक आखिरी स्रोत बन जाता है तो हमारे प्रजासत्ताक की सबसे बड़ी कमजोरी का वो प्रदर्शन है। इसमें हर पिलर में मजबूती से अपना काम और कर्तव्य निभाना ज़रूरी होता है और हर पिलर के साथ हर नागरिक ये बहुत जोर देने की ज़रूरत है कि सिर्फ संस्थाएं बचा नहीं सकती, हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना। स्थिति हुई है वो नागरिकों की निष्काळजी और निष्क्रियता के कारण ही हुई है और नागरिकों, सामान्य नागरिकों के दिलों में जो विष भर दिया गया है उसका ये नतीजा है। ये हमने समझना होगा कि हम घृणा के आदी हो गए हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट दर्द का एडिक्ट हो जाता है, दारू का एडिक्ट हो जाता है, उसी तरह से हम घृणा के एडिक्टेड हो गए हैं और हमें हर रोज़ घृणा का दोष एक डोज हमें देना पड़ता है। तो इससे जब तक हम एहसास नहीं होगा कि हमें एक लत लग चुकी है, एक एडिक्शन हो गया है और उससे बाहर आने की ज़रूरत है, तब तक ये क्योर नहीं है। इसलिए नागरिकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बीमारी लगाई गई है और उसकी लस वो खुद ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। क्या आपको नहीं लगता विपक्षी जो निष्क्रियता है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? विपक्ष बना किससे? नागरिकों से ही बनता है ना। तो जो नागरिकों की निष्फलता है वही उसी में भी उसका रिफ्लेक्शन आता है। निष्फलताएं सबकी मिलीजुली है। इसे खत्म करने के लिए क्या कुछ सुझाव या स्टेप्स उठा सकते हैं? हमने खुद सबने लड़ाई, अंतिम नागरिक तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम भारतीय तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी और निभाई गई थी, उसी की तरह आज भी ये स्वतंत्रता संग्राम से कुछ भी कम नहीं है, ज़्यादा कठिन है। क्योंकि उस ज़माने में हम एक पराई सत्ता के सामने लड़ रहे थे, अब हमें हमारी खुद की सत्ता के सामने लड़ना है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक आखिरी प्रश्न, सिर्फ 40 मिनट बाद फिर यहाँ ज्वाइन करना है ना, इसलिए अब बाद में कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हम समाप्त करेंगे। पहले अध्यक्ष भाषण अमरनाथ जी। जब मैं आजकल, शायद मेरी उम्र का असर है कि अक्सर अध्यक्षता करने के लिए लोग बिठा देते हैं। मैं मजाक में कहता हूँ जिसको नहीं सुनना है इसको अध्यक्ष बना दो। तो समय बहुत कम रहता है, मुझ पर ही असर पड़ता है कि कितना कम बोलूँ और कितनी जल्दी ही खत्म करें, जो है ऐसा लगता है। लेकिन कुछ तो बोलना पड़ता है। मुझे बराबर लगता है कि वक्ता बदलते रहते हैं, श्रोता तो वही है। कब तक सुनेंगे? सुनने में भी थकान आती है। मैं अपनी बात थोड़ी देर कहने की कोशिश करूँगा। मित्रों, दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो गांधी जी के बारे में थोड़ा कहूँगा। दूसरी बात, आज जो ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है जिसका जिक्र आपने किया है हमारे मित्र अपूर्वानंद जी ने, उसके बारे में मुझे लगता है कि धर्म के बारे में क्लैरिटी नहीं है, धर्म की स्पष्टता नहीं है। मैं ये दो विषयों पर शायद 15 मिनट बात कर लूँगा, 15-20 मिनट हो सकता है। गांधी के बारे में मुझे कहना है कि गांधी के व्यक्तित्व के बारे में उस समय के कवियों ने बहुत बातें कही है, वो मुझे याद आती है। आज दिनकर जी ने कहा, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, कितना कुछ कहूँ फिर भी कहने को शेष बहुत रह जाता है। अब ये शेष बहुत रह जाता है, ऐसे आदमी का व्यक्तित्व है, उनके बारे में कुछ बोलना कहना लगता है कि अधूरा ही अधूरा रहता है। जो है उस तरह के कवि कह रहे हैं,
तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार प्यार लेकर देखो, सच मानो विजय तुम्हारी ही होगी। दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। ये दुश्मन को हृदय क्या देना होता है, देखना होता है। ये गांधी ने सिखाया था कि हृदय दुश्मन को देना क्या होता है। गांधी को वाइसराय जेल डालता था, और यदि वाइसराय का बेटा बीमार हो तो जेल में पहुंचते ही गांधी जी जेलर से टेलीग्राम करने को पाते थे, अगर हम पूछना चाहते हैं या फ़ोन है तो फ़ोन करना चाहते हैं उस समय कि बेटा कैसा है। यानी बेटे की बीमारी की चिंता उनको जेल में डालने वाले वाइसराय की लगी हुई है। पहले जेल में पहुंचते ही ये काम करते हैं। जब प्रतिपक्ष संकट में है तब उस पर वार नहीं करना है। हम लोग कहते हैं कि वही अच्छा मौका है वार करने का। तो गांधी ने जो सिखाया, बंगाल में अनेक जगहों पर, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की खबरें आई। यह खबर भी आपने पढ़ी होगी जो कल अखबार में आई, और वह यह थी कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने के चलते 1,500 से ज़्यादा मुसलमानों पर FIR दर्ज की गई। मुबारकबाद। ये वक्त में मुबारकबाद कितनी जायज़ है वो तो हम नहीं समझते एक दूसरे को देने, क्योंकि मुबारकबाद तो कुछ हासिल करने पर दिए जाते हैं, और अभी हम सबको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हमने हासिल क्या किया है। 75 साल में हमने क्या हासिल किया, और अगर सच्चाई से इसका उत्तर देना है तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। हमने सिर्फ हमसे जो विपरीत विचारधारा है उसकी सफलता को ही हासिल हमने किया, क्योंकि जब आज वो विचारधारा, नफरत की विचारधारा, गली गली, गांव गांव, कस्बों कस्बों, घर घर में जाकर नफरत का विष पेर रही है लोगों के बीच में, तब हम सभागृहों में बैठ के अपने ही लोगों के साथ अपनी विद्वानता का प्रदर्शन करने से उबे नहीं है आज भी। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है कि हमने सब चीजों को विद्वान स्वरूप का प्रदर्शन करने में बदल दिया है। अपूर्वानंद जी ने बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हमें दिखाई कि क्या चल रहा है इस मुल्क में। विचार ये करना है कि वो इतने सफल क्यों हो रहे हैं, हर चीज में सफल क्यों हो रहे हैं, किसी भी चीज में उनके ऊपर हम रोक क्यों नहीं लगा सकते हैं। और सच्चाई ये है कि हमारी खामोशी और हमारी निष्क्रियता ही उनको सफल बना रहे हैं, क्योंकि हम मोमबत्तियां जलाने से ऊपर नहीं आते, वो देश जलाने से बाज नहीं आ रहे, तब हम मोमबत्तियां जला रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम इस पे हावी नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार बापू को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित भी करता था, और बिहार ही ने बापू को सबसे ज्यादा हताश भी किया। 47 में जो सदमा बापू को लगा, वो 46 और 47 में बिहार में जो हिंसा भड़की, जो नफरत भड़की, उससे सबसे ज्यादा ठेस बापू को लगी। तब के बिहार के नेतृत्व को जितना उन्होंने फिटकारा, अपने ही कांग्रेसी लोगों को जितना उन्होंने डांटा, उतना शायद उन्होंने कभी अंग्रेजों को भी नहीं डांटा था। पर बिहार टिका, उसका ये कारण था। और बापू को कई दफा नवाखली में ये कहा गया कि तुम
यहाँ मुसलमानों को टोक रहे हो, हिंदुओं को बचा रहे हो, लेकिन बिहार में मुसलमान कट रहा है, वहां तुम क्यों नहीं जाते? उसका एक कारण था, क्योंकि बिहार में उस वक्त एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा था जिसके ऊपर बापू को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहद का गांधी। और बापू ने यह कहा था कि अगर खान साहब बिहार में है तो मैं निश्चिंत होकर नोआखली में अपना काम कर सकता हूं। उन्होंने पंडित जी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया था, उन्होंने किसी भी बिहार के नेता का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि सरहद के गांधी अगर वहां है, खान साहब अगर वहां है, तो ये काम मैं निश्चिंत होकर नोआखली में अपना काम करता रह सकता हूं। ये जो चीज थी उस जमाने में, वो आज हमारे बीच नहीं दिखती। बिहार में और एक बहुत महान व्यक्ति और क्रांति हुई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की। आजादी के बाद जिस आजादी को बापू ने पूर्ण स्वराज के रूप में कभी नहीं माना था, और जो 75 साल के बाद भी पूर्ण स्वराज जो हमने अभी भी हासिल नहीं किया है, उस आजादी के बाद अगर कोई एक क्रांति हुई हो तो वो बिहार में से ही उद्भव हुई और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने करवाई। या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या ऐसे जो दिग्गज नेता थे, उनके कारण नहीं मिली थी। हमें आज़ादी मिली थी क्योंकि उस वक्त के हर भारतीय ने यह तय कर दिया कि ये मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं लेके रहूंगा। वो भावना किसने प्रेरित की? उसके कारण बापू या नेताजी या भगत सिंह को हम आज भी मानते हैं। आज हमको वो प्रेरणा देने के लिए कौन दिखाई दे रहा है? हमारी विचारधारा को मजबूती देने के लिए एक भी उदाहरण आप दिखाएं तो मुश्किल हो जाएगा शायद, क्योंकि वो भी उदाहरण या नाम आप लेंगे तो पता चलेगा कि वो उनकी सीमित जो मान्यताएं हैं उतने ही के लिए लड़ने को निकल रहे हैं। हम अभी भी अपनी अपनी जागीरों को छोड़ने में को मान नहीं रहे और इस मुल्क को बचेगा ये मुल्क। ये जो सारे अन्याय हो रहे हैं, जो सारे जुर्म हो रहे हैं इस मुल्क में, वो इसलिए हो रहे हैं कि हम अपने आप को ये तसल्ली देते रहते हैं, वो हरियाणा में हुआ, वो बिहार में हुआ, राजस्थान में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती हम सब की है, दोष हम सबका है, जुर्म हम सबका है, क्योंकि हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज ये लड़ाई अब गलियों में लड़नी पड़ेगी, सभागृहों में से लड़के नहीं चल